भी हमारे स्टूडेंट 29 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन उनको आप लेकर आइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th बायोलॉजी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो अब तक आपके बायोलॉजी के पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को आज लेकर आया हूं। और अगर आपको 29 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देने जाना है तो इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप खुद ही जान जाएंगे जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। देखो मैं चित्र के साथ आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे शुक्राणु जनन होता है, पूरी थ्योरी, कैसे स्पर्म्स का निर्माण होता है, सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019, 20, 22, 23 सब में आ चुका है। अब ऐसा मत सोचिए कि 23 में आया है तो 24 में नहीं आएगा। देखो यूपी में लगभग 7 सेट अलग अलग होते हैं, जिलों का सेट होता है, तो किसी सेट में आया होगा 2023 में, हो सकता है आपके सेट में अगले बार ना आया हो आपके जिले में, तो इस बार आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी कभी कभी पूछे जाते हैं 3-3 नंबर वाले में। तो 3 नंबर में आए या 5 नंबर में आए हमें इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर शुक्राणु जनन है क्या। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर 5 में, जो वंशागति का आणविक आधार चैप्टर है। इसमें आनुवांशिक कूट क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड्स, और इसकी आपको प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं लिखनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार यही आया है 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23। ठीक है, तो ये भी इस बार आएगा। तीसरा, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़क नाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या करो। ये कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे कृषि के क्षेत्र में जैव उर्वरक का महत्व, ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। मतलब 8-10 टाइप का ये क्वेश्चन आता है और ये हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा दूसरा और फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो 2014 से ही ये लगातार आ रहा है। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो भैया लगातार आ रहा है, तो इस बार भी आएगा। मतलब अलग अलग टाइप से आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से आए। हो सकता है थोड़ा चेंज करके दे दिया जाए कि कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का महत्व लिखिए, तो आपको उस प्रकार से भी लिखना होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर करके ही जाना, चाहे आप 28 फरवरी को आधी रात को ही क्यों ना देखें। तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुक्राणु जनन क्या है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु जनन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण। जैसे मनुष्यों में शुक्राणु पाए जाते हैं स्पर्म, ठीक है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। अगर स्पर्म ना उत्पन्न हो तो वो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शुक्राणु के द्वारा ही होती है। ठीक है, ठीक, तो शुक्राणु जनन है क्या? नाम से स्पष्ट है, शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम शुक्राणु जनन कहते हैं। लेकिन ये कहां होगा? देखो स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश भी जाने रहिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इंग्लिश आपको साथ साथ में जानते हुए चलना है, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे किसी की भी तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शुक्राणु जनन क्या है? नर के वृषण की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। मतलब क्या कहा गया? देखो ध्यान से समझना कि नर का जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, मतलब जो मेल्स होते हैं उसमें टेस्टिस पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो नर के वृषण की जो जननिक उपकला होती है, ठीक है, उनकी कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है और इसी प्रक्रिया को ही हम शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। सिंपल सा है कि शुक्राणुओं के निर्माण की ही प्रक्रिया को ही हम शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है एग्जाम देने चलेंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। जैसे वृषण में, टेस्टिस में शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं,
ये प्रक्रिया उन्हीं नलिकाओं में होती है। और ये मेनली दो प्रोसेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले पूर्व शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। जब पूर्ण शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा तब स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा, मतलब इस पूर्व शुक्राणु जो है इसका कायांतरण होगा। पहले इसका निर्माण होगा, फिर इसका कायांतरण होगा, शुक्राणु बन जाएगा। देखो तो देखिए सबसे पहले पूर्व शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक। तो यह क्रिया निम्नलिखित उपचरणों में पूरी होती है, मतलब जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो निम्नलिखित उपचरणों में पूरी होती है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए गुणन प्रावस्था, मतलब कई प्रावस्थाओं में ये प्रक्रिया होगी, ठीक है। सबसे पहली प्रावस्था जो होगी वो गुणन प्रावस्था होगी, ठीक। तो देखिए मैं समझा देता हूं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है शुक्राणुजन बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती हैं, यानी कि डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं प्रोसेस पहले समझा देता हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे जो शुक्रजन नलिकाएं होती है उसमें नर जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक जनन कोशिका भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस नर जर्म कोशिका में पहले समसूत्री विभाजन होगा, फिर आपका शुक्राणुजन बनता है। मतलब नर जर्म कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणुजन बनता है। अब समसूत्री विभाजन का मतलब यह होता है कि जितने भी गुणसूत्र हैं उतने ही गुणसूत्र रहेंगे। समसूत्री का मतलब जितने गुणसूत्र इसमें थे उतने ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। इसे समसूत्री कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों में परिवर्तन नहीं होता है। और यही समसूत्री विभाजन में जो शुक्राणुजन बने हैं ये फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे और बहुत सारे शुक्राणुजन का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो शुक्राणुजन है सबसे पहले यहां पे देखिए जो नर जर्म कोशिका है इसमें से क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ तो शुक्राणुजन बना। अब देखिए गुणन प्रावस्था, इसको अभी समझेंगे। फिर देखिए यहां पे शुक्राणुजन बना, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मतलब ये थोड़ा आकार में बड़ा हो जाएगा तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी। ये वृद्धि प्रावस्था होगी। जो ऊपर वाली प्रावस्था थी वो गुणन प्रावस्था थी, फिर ये वृद्धि प्रावस्था होगी, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो गुणसूत्र होते हैं वो आधा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे गुणसूत्र में चेंजेस होगा तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी ये आगुणित होगी, द्विगुणित नहीं होंगी, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु परसु बनेंगे, ठीक है। शुक्राणु परसु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। फिर यहां पे क्या होगा, इसका कायांतरण होगा और फाइनली शुक्राणु बन जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, अब हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो जब पूर्व शुक्राणु का निर्माण होगा तो कुछ प्रावस्थाओं में होता है, कुछ चरणों में होता है। सबसे पहले गुणन प्रावस्था, जिसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया का हिंदी मीनिंग होगा शुक्राणुजन, ठीक है। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती हैं। तो देखो वही यहां पे मैंने बताया, ध्यान से समझना। मतलब जो नर जर्म कोशिकाएं हैं या प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं इनमें समसूत्री विभाजन होगा और यहां पे शुक्राणुजन बनेगा, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, ठीक है। इस प्रावस्था को, इतने फेज को हम लोग कहते हैं गुणन प्रावस्था। इतना याद रखिएगा, गुणन प्रावस्था, ठीक है। गुणन प्रावस्था इसको बोलेंगे। मतलब नर जर्म कोशिकाओं से समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुजन का जो निर्माण होगा इसको हम लोग गुणन प्रावस्था कहेंगे, क्योंकि ये है मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए दूसरी प्रावस्था क्या होगी, कुछ चरणों में ये प्रक्रिया होती है। दूसरी प्रावस्था हमारी है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, किसी चीज में ग्रोथ हो। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके, मतलब थोड़ा सा पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होती है। अब वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा, जो हमारा ये शुक्राणुजन बना है, देखिए ये शुक्राणुजन हमारा बना, ठीक है। ये थोड़ा सा पोषण प्राप्त करके यानी कि खाद्य पदार्थ ग्रहण करके देखिए आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। मतलब ये शुक्राणुजन जो है इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो ये थोड़ा आकार में बड़ी हो जाती है, जिसको हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे। अब भैया बड़ी हुई हैं यानी कि वृद्धि हुई है इसमें, तो इस स्टेज को हम लोग कहेंगे वृद्धि प्रावस्था।
मतलब यहां पे वृद्धि हुई है, ठीक है, तो वृद्धि प्रावस्था इसको हम लोग बोलेंगे। वृद्धि प्रावस्था का मतलब ग्रोथ फेज, ठीक है। तो सबसे पहले नर जन्म कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन हुआ तो शुक्राणु जन बना, ठीक है, ये गुणन प्रावस्था होगा। फिर शुक्राणु जन में समसूत्री विभाजन हुआ, थोड़ा आकार में बड़ी हुई तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनी, जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल सकते हैं, तो इसको हम वृद्धि प्रावस्था कहेंगे। अब भैया बारी आती है अर्धसूत्री विभाजन की, अब मियोसिस होगा। देखो जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये दो कोशिकाएं बनेंगी, देखिए एक ये और एक ये, तो दो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी। अब इस प्रावस्था को हम लोग कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। ये भी ध्यान रखिएगा, एक एक प्रावस्था को आप लोग ध्यान में रखिए, परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप फिगर बनाएं, और ये कलरफुल स्केच मत यूज कीजिएगा, वहां पे आप पेन से फिगर बना सकते हैं लेकिन फिगर नहीं बनाएंगे। अगर ऐसे लिख देंगे नर जन्म कोशिका समसूत्री विभाजन, फिर इस फिगर के जगह पर शुक्राणु जन लिख दीजिएगा, ठीक है, तो भी चलेगा। फिर इसमें समसूत्री विभाजन, फिर इस फिगर की जगह पर प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं लिख दीजिएगा। ऐसे अगर लिख देंगे तो भी चलेगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा वृद्धि प्रावस्था समझ में आ गई। अब परिपक्वन प्रावस्था पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मतलब जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनी जो कि अगुणित होंगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो गुणसूत्र है वो आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ये परिपक्वन प्रावस्था के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है, अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। अब भैया जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं हैं इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये अर्धसूत्री सेकंड होगा। ऊपर अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ था, ये अर्धसूत्री सेकंड होगा। तो देखिए यहां पे फिर से 4 इसमें होगा, जब ये 2 आपकी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं हैं तो इसमें जब होगा अर्धसूत्री विभाजन तो 2 इसमें बनेगा और 2 इसमें बनेगा, तब 4 आपके शुक्राणु प्रसू बन जाएंगे। इसको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिड्स बन गया, ठीक, इतना समझ में आया। तो ये प्रावस्था होती है, कैसे ये बनता है। अब इसी स्पर्मेटिड्स में देखिए, स्पर्मेटिड जो आपका बना है इसी से शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जो आपका स्पर्मेटिड बना है, ठीक है, इसी से आपका शुक्राणु बन जाएगा। समझ में आया। तो ये आपके स्पर्म है, ये सब जो हैं जो दिख रहे हैं, थोड़ा अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा इसका फिगर। तो ये आपके स्पर्म है और ये आपका शुक्राणु बन चुका है। तो इसमें कुछ था नहीं, सबसे पहले हमारे शुक्रजन नलिका में नर जन्म कोशिका पाई जाती है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु जन बनेगा, ये गुणन प्रावस्था हो जाएगी, ठीक है। अब शुक्राणु जन जो है वो थोड़ा पोषक पदार्थ को ग्रहण करके समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनाएंगी जो थोड़ी सी आकार में बड़ी होंगी, वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि प्रावस्था होगी। फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहां पे आपकी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, इसको परिपक्वन प्रावस्था कहेंगे। फिर जो आपकी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं हैं उसमें अर्धसूत्री सेकंड होगा, फिर आपके स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे शुक्राणु प्रसू, और शुक्राणु प्रसू का कायांतरण होगा तो शुक्राणु बन जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए स्पर्मेटिड, अभी हमने पढ़ा कि पूर्व शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, उसका निर्माण हो गया। अब दूसरा स्पर्मेटिड का निर्माण, मतलब स्पर्मेटिड का कायांतरण आप लोग लिख दीजिएगा, यहां पर स्पर्मेटिड का कायांतरण लिख दीजिएगा। निर्माण तो हमने देख लिया, ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा कायांतरण, ठीक है। तो स्पर्मेटिड्स का कायांतरण, अब देखिए स्पर्मेटिड जो आपका बना, अभी हमने उस प्रोसेस को जाना। अब इससे शुक्राणु कैसे बनता है, कैसा प्रोसेस होता है, ठीक है। देखो स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु बनता है। ये परिवर्तन निम्न है, मतलब कुछ परिवर्तन होंगे। देखो सबसे पहले न्यूक्लियस ठोस हो जाता है, स्पर्मेटिड से आरएनए निकलने के कारण केंद्रक आगे की तरफ नुकीला हो जाता है, न्यूक्लियस तथा प्रोटीन खत्म हो जाता है, ठीक है, आगे की तरफ नुकीला हो जाएगा तो शुक्राणु बनने लगेगा। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ एकत्रित होकर एक आवरण बना लेता है जो शुक्राणुओं को
ऊर्जा देता है। गाल्जी काय केंद्रक के अग्रभाग पर एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है। देखो शुक्राणु में एक्रोसोम पाया जाता है। दूसरा, दूरस्थ सेंट्रियोल एक्सोनीमा बनाता है। थर्ड, अधिकतर कोशिका द्रव नष्ट हो जाता है लेकिन इसका कुछ भाग शुक्राणु की पूंछ के चारों तरफ एक परत बना लेता है और इस प्रकार शुक्राणु बन जाता है। देखो उपयुक्त सभी क्रियाएं सर्टोली कोशिकाओं के जीवद्रव्य में होती हैं। परिपक्व शुक्राणु शुक्रजन नलिकाओं की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं तथा वहां से निकलकर लगभग 18 से 24 घंटे एपिडाइडिमिस में रहते हैं। बस शुक्राणु का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है शुक्राणु जनन में। ठीक है, अब देखिए कुछ हार्मोन है जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु FSH LH की भूमिका क्या है? आखिर शुक्राणु जनन में FSH और LH की भूमिका क्या है? ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसकी क्या भूमिका है शुक्राणु जनन में? तो देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजन नलिकाओं से मोचित होते हैं या रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वीरसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु जो है शुक्रजन नलिकाओं से मोचित होते हैं, बाहर निकलते हैं, उस प्रक्रिया को हम वीरसेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, मतलब वीर का निकलना ही स्पर्मिएशन होता है। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी कि यौनारंभ 13 से 14 वर्ष की आयु से होने लगती है। शुक्र जनन प्रक्रिया जो है शुक्राणुओं का निर्माण जो है बच्चों में 13 से 14 साल की उम्र में होने लगता है क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम GnRH बोलते हैं इसके स्रावण से काफी वृद्धि हो जाती है। ये एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ठीक है, मतलब जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है वो लड़कों में 13 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसके स्रावण में काफी वृद्धि हो जाती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण ये अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्रावण को उद्दीपित करता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था शुक्राणु जनन। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किस प्रकार से प्रोसेस होता है पूरा, किस प्रकार से चरण होते हैं जो, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो शुक्राणु जनन आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको प्रोसेस समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। हार्मोन में LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन्स के संश्लेषण और स्रावण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में एंड्रोजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। मतलब एंड्रोजन जो हार्मोन है ये शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका हो चुका है और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतना बड़ा नहीं, लेकिन आपको अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आता है तो आपको इतना लॉन्ग लिखना पड़ेगा। दूसरा, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, इसकी आपको विशेषताओं को भी लिखना है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। देखो, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए, आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड इसको हम बोलते हैं। ये हमारे वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है ये उसी से लिया गया है। जो मैं बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसमें प्रारंभन जो कोड होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, मतलब सारा प्रोसेस, और समापन कोड को भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो, आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। मतलब आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड जो है वो DNA अणुओं में स्थित जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जैसे DNA में आप लोगों ने सुना होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, तो इसका जो अनुक्रम होता है, ठीक है, वही आनुवंशिक कूट होता है। ठीक है, एक क्रम में दिया रहता है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। मतलब प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए इसमें संदेश निहित होते हैं। ठीक है, अब देखिए कोडान क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखो, न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, कोडान कहलाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का वो समूह जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो वो कोडान कहलाएगा। जैसे AUG जो है ये समारंभ कोडान है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव में भी वैसे भी आता है कि समारंभ कोडान कौन सा है, ये AUG जो है ये समारंभ कोडान है। अब देखिए एंटी कोडान्स क्या होते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी कोडान
देखो टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो एंटी कोडान कहलाता है। मतलब टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें उपस्थित उन 3 क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो वो एंटी कोडान कहलाते हैं। ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब इसी में एक आता है ट्रिक कोड। ट्रिक कोड क्या है? ये सब आपको आनुवंशिक कोड के अंदर लिखना होता है, ठीक है। देखो गैमो ने 3 अक्षरीय कोड की संभावना प्रकट की। गैमो एक वैज्ञानिक है। डीएनए व आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और लगभग 20 एमिनो अम्लों के विन्यास का कोड इनके विन्यास पर आधारित होता है। देखो डीएनए और आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाएगा। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये मान लिया जाए कि प्रत्येक कोड केवल एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है तो इससे कुल 4 कोड बनेंगे जो केवल 4 एमिनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर प्रत्येक कोड को 2 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ माना जाए तो 4x4 केवल 16 कोड्स बनेंगे। ये भी 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने कोड से 4x4 = 64 कोड शब्द बनते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक कोड्स होते हैं, ये भी जानना जरूरी है इसमें। अब आगे देखिए, क्वेश्चन आता है कि समारंभ कोडान और समापन कोडान का नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए, श्रृंखला का समारंभ एवं समापन करने वाले कोडान्स, देखो ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, तो थोड़ा आपको विस्तार से लिखना होगा इसको, ठीक है। देखो सिस्ट्रोन के प्रथम कोडान को समारंभ कोडान कहते हैं। मतलब जो प्रथम कोडान होगा वही तो समारंभ कोडान होगा, आरंभ मतलब सबसे पहला कोडान, ठीक है। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कोडित के संदेश को प्रारंभ करता है। अधिकतर श्रृंखलाओं में ये यूजी समारंभ कोडान होता है। ज्यादातर श्रृंखलाओं में जो एयूजी होता है ये समारंभ कोडान होता है, ठीक है। ये मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। मतलब एयूजी जो है ये मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसी प्रकार सिस्ट्रोन का अंतिम कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है, इसे समापन कोडान कहते हैं। मतलब जो सिस्ट्रोन का अंतिम कोडान होगा वो समापन कोडान होगा, काम समाप्त हो गया, समापन हो गया, ठीक है। और जो प्रारंभ कोडान था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, समारंभ कोडान। देखो समापन कोडान 3 होते हैं, यूएए, यूजीए एंड यूएजी, ये आपके समापन कोडान होते हैं। देखो समारंभ कोडान तो एक ही होता है एयूजी, लेकिन समापन कोडान 3 होते हैं, यूएए, यूजीए और यूएजी, ये तीनों है, ठीक है। प्रारंभ में जब इनके कार्यों का ज्ञान नहीं था तो निरर्थक कोडान कहलाते थे। जब इनके कार्यों का ज्ञान नहीं था हमको तो इनको हम लोग निरर्थक कोडान के नाम से भी जानते थे, ठीक है। मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोडान्स क्या होते हैं और कोडान्स के बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और दोनों क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है ये हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन है। और ये कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए जैसे देखो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए जैव उर्वरक के रूप में भी होते हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आपको जैव नियंत्रण थोड़ा सा समझना होगा, फिर हम पढ़ेंगे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, और उसके बाद में एक हेडिंग हमारा और रहेगा पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। इसमें भी सूक्ष्म जीव काफी काम आते हैं, ठीक है। तो देखो जैव नियंत्रण, पादप रोगों तथा पीड़कों को के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। मतलब जो पौधों के रोग होते हैं, पौधों में जो रोग होते हैं उनके और पीड़कों के कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए ही जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। नाम से स्पष्ट है, जैव नियंत्रण, जैव पर कंट्रोल करना, ठीक है। तो पौधों के रोगों, पीड़कों, इन सबको नियंत्रित करने के लिए जो जैव वैज्ञानिक विधि है उसी को ही जैव नियंत्रण बोलेंगे। आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। देखो अब क्या है कि रसायन, कीटनाशक, पीड़कनाशी, इन सबका यूज बहुत ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। जो ये रसायन होते हैं ये मनुष्य,
ठीक है। और जीव जंतु जो है उनके लिए बहुत ही विषैले और हानिकारक होते हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, पहुंचते हैं। ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। अब देखिए जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव, कुछ सूक्ष्मजीव हैं जो जैव उर्वरक के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया है। मतलब जैव उर्वरक का जो मुख्य स्रोत है वो जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरियाज हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम या जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों का जो निर्माण है राइजोबियम या जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। मृदा में, मृदा का मतलब मिट्टी में मुक्तावस्था में रहने वाले अन्य जीवाणु जैसे स्पाइरिलम तथा एजिटोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर मृदा में नाइट्रोजन अवयव की मात्रा को बढ़ाते हैं। आपसे कोई पूछे भैया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में के लिए जिम्मेदार मतलब बैक्टीरिया कौन से हैं या कौन है, तो आप लोग लिख सकते हैं एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर, ये सब जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ फंगाई भी हैं। कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। मतलब जो फंगाई है, जो कवक हैं, ये बहुत सारे पौधों के साथ सहजीवी संबंध को स्थापित करते हैं। इस संबंध को हम माइकोराइजा कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है माइकोराइजा क्या है, तो कवक और पौधों के बीच का जो सहजीवी संबंध है वो माइकोराइजा कहलाता है, ठीक है। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है ये सूक्ष्मजीव होते हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के वायुमंडल में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, इसमें से अधिकांशतः वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं ताकि उपज और अच्छी हो, ठीक है। जैसे एनोबिना, नॉस्टॉक, ये सब जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं और जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को बढ़ा देते हैं। जैसे धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। मतलब धान के खेत, अगर धान की खेती हो तो उसमें जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो सबसे ज्यादा भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अब देखिए पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण, ये भी हेडिंग रहेगा, ऐसा भी आता है आपके उसमें क्वेश्चन, ठीक है, अलग से दे दिया जाएगा। पीड़क तथा रोगों के जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, तो देखो जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बैक्टीरिया बैसिलस थूरियनजिएंसिस का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। देखो ध्यान रखना, जो बैसिलस थूरियनजिएंसिस है इसका यूज बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से वैज्ञानिक बैसिलस थूरियनजिएंसिस टॉक्सिन जीन को पौधों में पहुंचा सके हैं। बीटी कॉटन इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उगाया जाता है। बीटी कॉटन, ड्रैगन फ्लाई, मच्छर और एफिड्स आदि बीटी कॉटन को क्षति नहीं पहुंचा सकते। मतलब बीटी कॉटन जो है इसको ड्रैगन फ्लाई, मच्छर और एफिड्स जो हैं वो इसको क्षति नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ऐसे फसलों का भी निर्माण होने लगा है जो है ज्यादातर कोई भी उसको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। मतलब एक फंजाई है ट्राइकोडर्मा, इसका यूज पौधों के रोगों के उपचार में किया जाता है। ये बहुत से पादप रोगजनकों का प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक है, ठीक है। तो देखिए जिसमें जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आपके वो सारे आपको थोड़ा सा मिक्स करके लिख देना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल याद ही हो, रटा हो तभी आप उसको लिखें। थोड़ा अगर आपको कम भी आता है फिर भी आप उसको लिखने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। तो ऐसे ही आपका मतलब 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो और भी हैं, ठीक है, वो आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करना होगा। मैंने कहा था आपसे कि सेल्फ स्टडी भी आपको टाइम टू टाइम करते रहना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और यहीं पर फिनिश भी होगी क्योंकि 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताया। आधे घंटे की क्लास थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इन तीनों क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।